है नहीं, और अभी दुकान जाकर चाप लेकर आ, इसमें तो काफी समय लग जाएगा ना। एक काम करती हूँ मैं कि अभी आलू की सब्जी बना देती हूँ, कल आपके लिए चाप बना दूंगी, ठीक है ना? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है? जो मैंने कहा है वही करो ना। और समय जाएगा से क्या मतलब है तुम्हें? और भी कुछ काम रहता है क्या? बस एक ही तो काम होता है, उसमें भी तुम बहाने बना रही हो। मैं बहाने कहाँ बना रही हूँ? खाना बनाने के बाद मुझे बर्तन धोने हैं, घर भी साफ करना है। अब तुम मुझे अपने काम गिनवा रही हो? हर एक सुहागन का धर्म होता है कि वो बस अपने पति को खुश रखे, ना कि अपने पति के सर पर चढ़कर नाचे। समझी तुम? चलो अब जो बोला है वो करो। अनिल की बात सुनकर मधु को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपने पति की बात मान लेती है। मधु चाप बनाने लगती है। कुछ ही देर बाद खाना बन जाता है और मधु अपनी सास जानकी और अपने पति के लिए खाना लगा देती है। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं, जैसे ही अनिल मधु के हाथों से बनाया हुआ चाप खाता है, वहीं पर जोर से प्लेट फेंकता है और गुस्से में कहता है, ये क्या बनाया है? 2 पल का सुख नहीं दे सकती तुम? अरे जब कुछ काम आता नहीं है तो हर जगह ये क्यों बोलती रहती हो कि ये काम है वो काम है? इसे चाप कहते हैं? क्यों, क्या हुआ? आपको चाप पसंद नहीं आई क्या? मैंने तो आपकी पसंद को ध्यान में रखकर ही बनाई है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अनिल बिना कुछ सोचे समझे मधु को जोर से थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। मधु वहीं बैठकर रोने लगती है और अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी, हमारा पति और पत्नी का रिश्ता तो बराबर का है ना, लेकिन फिर क्यों अनिल जी मुझे बार बार इस तरह से दबाते रहते हैं, और आप भी कुछ नहीं बोलती हो उन्हें। बहू, ये पति और पत्नी की बीच की बात है। अगर इसमें कोई तीसरा आता है तो इससे बात और बिगड़ सकती है ना। वैसे भी सुहागन का दर्द यही होता है कि वो अपने पति को खुश रखे, अपनी खुशी भूलकर। माँ जी, सुहागन का दर्द क्यों है? सुहागन की खुशी क्यों नहीं है? शादी एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन अनिल जी का बर्ताव देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्हें ये बंधन कभी जोड़ना ही नहीं था। बहू, भले ही कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन सबको भुलाकर पति को खुश रखना ही हमारा कर्तव्य है। वैसे भी अगर पति खुश रहते हैं तो यही सुहागन का दर्द खुशी में बदल सकता है। मधु अपने पति के लिए सब कुछ करती थी, लेकिन अनिल को अपनी पत्नी की जरा भी कदर नहीं थी। अनिल छोटी छोटी बातों पर मधु पे हाथ उठा दिया करता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु बाजार गई होती है सब्जी लेने। तभी मधु की नजर अपने पति पर पड़ती है, जो कि एक लड़की की कमर पर हाथ रखकर जा रहा था। ये देखकर मधु खुद से बात करते हुए कहती है, ये कौन सी लड़की है? और देखने से तो ये लग ही रहा है कि अनिल जी ही है। घर आएंगे तब बात करती हूँ कि ये लड़की कौन थी जिसकी कमर पर हाथ रखकर घूम रहे थे। मधु सब्जी लेकर घर चली जाती है और कुछ ही देर में अनिल भी घर आ जाता है। वो जानकी के साथ बैठा होता है। मधु अनिल के लिए पानी का गिलास लेकर आती है और अनिल को पानी देते हुए कहती है, अनिल जी, आज जब मैं बाजार गई थी सब्जी लेने, तो मैंने आपको एक लड़की के साथ देखा था। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे सवाल करेगी? तुझे पता है ना मैं तेरा पति हूँ, फिर भी। अनिल जी, मैं कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि वो लड़की कौन थी। अब मिल गया ना जवाब कि वो कौन थी। तू अपनी हद में रह। अनिल की जाते ही जानकी मधु को चुप करवाते हुए कहती है, बहू, तू क्यों अनिल को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलाती है? देखा, इतनी सी बात कितनी बड़ी हो गई। माँ जी, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि मैं अनिल जी से कुछ पूछूं भी ना और आंखों पर पट्टी बांध लूं? बहू, तू समझ नहीं रही है। अगर मेरा बेटा कुछ गलती भी कर रहा है तो उसमें तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अरे वो तेरा पति है और तेरा ही पति कहलाएगा ना। तू खामखाई चिंता कर रही है। माँ जी, पति है मेरे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुछ भी करते रहे। ऊपर से आपने उन्हें देखा कि मेरे साथ कैसे बर्ताव करते हैं। यही है क्या सुहागन की जिंदगी? बहू, तुझे क्या लग रहा है तू एक अकेली ही है जो सुहागन का दर्द सह रही है? अरे सुहागन औरतों के लाखों दर्द होते हैं। अब हर कोई तेरी तरह अपना दर्द तो लेकर नहीं बैठ सकता है ना। माँ जी, इसका मतलब ये है कि ससुर जी भी ऐसे ही थे। बहू, अब जो चले गए उनके बारे में क्या ही कहना, लेकिन सुहागन तो मैं भी हूँ और दर्द मेरी भी जिंदगी में था। अब अगर मैं तेरी तरह ही अपने दर्द को लेकर बैठ जाती तो क्या मेरी गृहस्थी चल जाती? अपनी सास की बात सुनकर मधु बहुत ही हैरान होती है, लेकिन वो अपनी सास की बात मान लेती है।
और अब अपनी गृहस्थी पर ही ध्यान देती। कई दिनों तक सब ठीक चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद मधु कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी अनिल उसके पास आकर कहता है, ये तुम्हारी माँ बार बार फोन करके क्यों परेशान करती रहती है? इन्हें कोई काम नहीं है क्या? वो माँ की आजकल तबीयत खराब चल रही है, तो बार बार मुझे वहाँ बुला रही है। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक बार माँ से मिलाऊं। कुछ दिन वहाँ चली जाऊंगी तो माँ को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम अपनी माँ के घर जाओ, ऐश करो, और यहाँ घर का काम मेरी माँ करे, यही बोलना चाहती हो ना तुम? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम यहीं पर रहोगी, समझी तुम? लेकिन माँ की काफी ज्यादा तबीयत खराब है, कुछ पता नहीं है कि वो कब तक रहेंगी। अब ऐसे में अपनी बेटी से मिलना चाहती है, तो आप मना मत करो ना। अच्छा चलो, इतना बोल रही हो तुम तो चली जाओ अपनी माँ के घर, लेकिन बस एक दिन के लिए। सुबह जाना और शाम तक वापस अपने घर, ठीक है ना? अब इससे ज्यादा कोई उम्मीद मत लगाना तुम मुझसे। अनिल मधु को अपनी माँ के घर जाने के लिए कह देता है। अगले दिन मधु अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ पर मधु काफी समय तक रुकती है और समय का कुछ पता ही नहीं चलता कि शाम से कब रात हो गई। इसलिए मधु को एक रात अपनी माँ के घर रुकना ही पड़ता है। अगली सुबह मधु जल्दी से उठकर अपने ससुराल जाती है। मधु अपने घर का दरवाजा खटखटाती है तो वहाँ एक लड़की मधु के नाइट सूट में आती है और दरवाजा खोलती है। पराई लड़की को अपने घर में अपने ही कपड़ों में देखकर मधु चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो, मेरे कपड़ों में? मधु की आवाज सुनकर वहाँ जानकी और अनिल आते हैं। जानकी मधु से कहती है, बहू, बाहर मोहल्ले में क्यों तमाशा कर रही है? अंदर आजा, अंदर आकर बात कर। नहीं माँ जी, मेरे पीछे से ये क्या हो रहा है घर में, और आप भी कुछ नहीं बोल रही हो। बहू, जो भी बात है वो अंदर आकर बोल। देखना, आसपास के लोग सब तुझे ही देख रहे हैं। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। अपने घर की इज्जत को ऐसे सबके सामने नीलाम करना क्या अच्छा लगता है? चल अंदर आ। इतना बोलकर जानकी मधु को अंदर लेकर आती है। मधु जैसे ही अंदर आती है तो वो लड़की अनिल की तरफ देखते हुए कहती है, अनिल, यही है तुम्हारी पत्नी जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ यही है। और मधु, तुम तो कल शाम को आने वाली थी ना, फिर आज सुबह कैसे? मुझे आपकी काली करतूत देखने के लिए शायद भगवान ने मुझे आज भेजा। और माँ जी, आप इन सब में इनका साथ भी दे रही हो। दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती है क्या? बहू, कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी तू बना रही है। अरे तू अनिल की सुहागन है, ना कि ये लड़की। तो कोई बात नहीं, तू समझौता क्यों नहीं कर लेती है? माँ जी, सुहागन का यही दर्द है ना, तो ठीक है, मैं खुद को इस दर्द से मुक्ति दे रही हूँ। अब मैं अनिल के साथ नहीं रह सकती। अरे जहाँ मुझे बोलने का हक नहीं, मेरे रहने ना रहने का फर्क ही नहीं है, मैं वहाँ क्यों इतने दर्द से हूँ? मैं अब नहीं रहने वाली हूँ इस घर में, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर मधु वापस अपनी माँ के घर चली जाती है और खुद को सुहागन की उसकी बेइज्जती देखकर तालाब के चारों तरफ बने रानीवास के खिड़कियों से अपना चेहरा छिपाए पटरानियां हंस रही थीं। अचानक त्रिशला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया, जिसे देखकर वीरभद्र सिंह का गुस्सा और भड़क उठा। एक शतरानी होकर तुमने अपना घूंघट हटा दिया? हमारे सामने हमारा ऐसा अपमान? अगर ऐसा है तो ठीक है, हम अभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देते हैं। आज के बाद तुम्हारी ये उद्दंडता हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बेवकूफ महारानी, हम आज तुम्हें वो सजा देंगे जिसे तुम मरते दम तक याद रखोगी। कहने के बाद राजा वीरभद्र सिंह ने गुस्से से अपनी तलवार खींच ली और हवा में लहराते हुए बोले, हम विक्रमगढ़ के महाराज वीरभद्र सिंह आज से, अभी से त्रिशला को विक्रमगढ़ की महारानी के पद से हटाते हैं। सैनिकों, इसे उठाकर काल कोठरी में बंद कर दो और जब तक इसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, इसे अन्न का एक दाना भी मत देना। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक पल के लिए भी इसकी आंखें बंद ना हो पाए। इसका जीना, मरना, सोना सब कुछ हराम कर दो। त्रिशला को सजा सुनाकर वीरभद्र सिंह उछलकर अपने घोड़े पर बैठा और दंदनाते हुए वहां से निकल गया। पटरानियों की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एक पल में त्रिशला
अपनी नासमझी से विक्रमगढ़ की महारानी से एक साधारण लड़की में बदल चुकी थी। महिला सैनिक भी अपने महाराज के आदेश का पालन करने के लिए तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। उन्होंने त्रिशला को खींचकर तालाब से बाहर निकाला और उसे उसी हालत में खींचते हुए काल कोठरी की तरफ चल पड़ी। पीछे छूट गई थी त्रिशला की दासियां और किन्नर, जो पर्दों के पीछे खड़े होकर त्रिशला के इस दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। घोड़े पर सवार 2 सैनिक आगे और 2 सैनिक पीछे, बीच में एक कैदी की तरह चल रही थी त्रिशला। आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद थकी हारी त्रिशला सैनिकों के साथ काल कोठरी के बाहर पहुंची कि तभी घोड़े से उतरकर एक महिला सैनिक ने हिचकिचाते हुए कहा, त्रिशला, आपको राजसी आभूषण उतारने होंगे। कदम कदम पर हो रही बेइज्जती से त्रिशला को बुरा तो जरूर लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। उसने आभूषण उतारकर उस महिला सैनिक को दे दिए। एक महिला सैनिक ने आगे बढ़कर काल कोठरी का दरवाजा खोला और ठंड से कांपती हुई त्रिशला को अंदर ढकेल दिया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने एक किन्नर को दरवाजे पर तैनात करते हुए कहा, ध्यान रहे सरोज, ये सोने ना पाए, राजा का आदेश है। ऐसा कहकर सैनिक वहां से चले गए। थोड़ी देर तक उस काल कोठरी के कोने में दुबकी त्रिशला ठंड से ठिठुरती रही। थकान की वजह से उसकी आंखें बार बार झपक रही थी कि तभी उस काल कोठरी का दरवाजा खुला और पलक झपकते ही सरोज नाम के उस किन्नर ने पानी से भरी बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी और आंखें मटकाते हुए बोला, आहा, बड़ी आई सोने वाली। सुना नहीं तूने कि महाराज ने क्या कहा है? मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, वरना वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। कहने के बाद वो किन्नर मटकते हुए काल कोठरी के बाहर चला गया। त्रिशला का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, वो बेहोश होकर उसी काल कोठरी में गिर गई। त्रिशला सारी रात बेहोश रही। सुबह एक बार फिर ठंडे पानी की बौछार पड़ी और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने सरोज बाल्टी लेकर खड़ा था। अरे ओ बेशरम, बड़ा सोने का शौक चढ़ा है? अरे उठकर बैठो, नहीं तो इस बार अंगारे फेंक दूंगी तुम्हारे बदन पर। हाँ। इससे पहले कि सरोज की बात खत्म हो पाती, त्रिशला ने उसे एक ठोकर मारी और सरोज जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल त्रिशला उसके सीने पर बैठ गई और पलक झपकते ही एक टुकड़ा उसके मुंह में डालकर एक मुक्का उसके सीने पर मार दिया। सरोज की आंखें फट पड़ी क्योंकि वो छोटा सा टुकड़ा उसके हलक से होते हुए उसके अंदर समा चुका था। वो खांसते हुए गुस्साया, आय हाय करमजली, ये क्या कर दिया तूने? क्या डाल दिया मेरे मुंह में? हाय दया, गला जल रहा है मेरा। उई माँ। त्रिशला ने झपट कर सरोज का गिरबान पकड़ा और गरज कर बोली, बहुत बोल चुके तुम, अब मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे अंदर जहर डाल दिया है। ये जहर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को खोखला कर देगा और 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। मौत की बात सुनते ही सरोज बौखला गया। वो घबरा कर उठा और अपना गला दबाए वो बाहर की तरफ भागने ही जा रहा था कि तभी त्रिशला ने ऊंची आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो? ये कोई मामूली जहर नहीं है। इसकी काट मेरे अलावा देश के किसी भी वैद्य हकीम के पास नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। सरोज आकर त्रिशला के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महारानी साहब, मेरी जान बचा लीजिए। हाँ, मैंने अनजाने में आपको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। त्रिशला ने उसकी तरफ देखकर कड़े स्वर में कहा, ठीक है, जाकर राजवैद्य का बक्सा ले आओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारी वफादारी रहेगी मैं तुम्हारे शरीर से जहर निकालती रहूंगी। अगर किसी तरह की होशियारी की या भागने की कोशिश की तो फिर
मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाऊंगी। मरता क्या ना करता। सरोज अपनी जान को हथेली पर रखकर भागा और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। सरोज नहीं जानता था कि जिसे पूरा विक्रमगढ़ मंदबुद्धि महारानी समझता था, उसकी सच्चाई कुछ और थी। उसने सरोज की वफादारी खरीदने के लिए उसके मुंह में जहर नहीं बल्कि पत्थर का एक मामूली टुकड़ा डाला था। सरोज के जाते ही त्रिशला फौरन उठी और उस काल कोठरी में कुछ तलाशने लगी। उसने जमीन टटोलते हुए खुद से कहा, गुप्तचर से मिली जानकारी के हिसाब से वो पोटली यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे सरोज के लौटने से पहले उस पोटली को हासिल करना होगा। क्या था उस पोटली में जिसे पाने के लिए त्रिशला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और क्यों चाहिए थी वो पोटली? खैर, जल्द ही जमीन के अंदर छिपाई हुई वो रहस्यमयी पोटली त्रिशला के हाथ लग गई। लेकिन इससे पहले कि त्रिशला उस छोटी सी पोटली को खोलकर देखती, किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने पोटली को तुरंत अपने कपड़ों में छिपा लिया। दरवाजा खुला और सरोज अंदर दाखिल हुआ। मौत के खौफ से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने एक बड़ा सा बक्सा त्रिशला के हवाले किया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महारानी सा, जल्दी से इलाज कीजिए। गला सूख रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है कि बस अब जान निकल ही जाएगी। मन ही मन मुस्कुराते हुए त्रिशला ने बक्सा खोला और 4-5 अलग अलग दवाइयां सरोज को पिला दी। लेकिन सरोज दवाई खाने के बाद भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। त्रिशला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए कहा, अब जाओ और आइंदा मुझे तंग मत करना। लेकिन हमेशा याद रखना, इस दवाई की कीमत तुम्हारी वफादारी है। सरोज के बाहर जाते ही त्रिशला ने बक्से से कुछ दूसरी दवाइयां निकाली और निकल गई। ठंड और बुखार से कमजोर पड़ गए उसके शरीर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक साथ कई ख्याल उमड़ने लगे। उसने बक्से को एक किनारे रखते हुए खुद से कहा, वीरभद्र सिंह, पिछले 2 सालों में जो भी हैवानियत तुमने मेरे साथ की है, वो सब मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे मेरा मकसद पूरा करना था। मुझे इस राज्य से अपने अपमान का बदला लेना है और अब उसका सही समय आ चुका है। ये कहते कहते त्रिशला का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपने कपड़े से उस रहस्यमयी पोटली को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखने लगी। उसे जिस चीज की तलाश थी वो उस पोटली में बंद थी। अब मैं लिखूंगी विक्रमगढ़ का नया इतिहास। ये कहने के बाद त्रिशला ने उस पोटली को वापस अपने कपड़े में रखा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरोज खाने की प्लेट छिपाए उस काल कोठरी के अंदर आ चुका था। उसने त्रिशला के सामने प्लेट रखते हुए कहा, महारानी सा, मेरी माने तो आपको महाराज से माफी मांग लेनी चाहिए। आप कब तक इस सन्नाटे में अकेली पड़ी रहेंगी? त्रिशला ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है सरोज, मैं यहाँ तुम्हारे महाराज की मर्जी से कह दूं? नहीं, ये सारा खेल मैंने इस कमरे तक पहुंचने के लिए रचा था। सरोज पूरी तरह हैरान था। त्रिशला के चेहरे का तेज उसे बड़ा डरावना लग रहा था कि तभी बाहर से कुछ फूटने की आवाज आई। त्रिशला तुरंत छोटे से झरोखे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंधेरी रात में राजमहल को लाखों दियों से सजाया गया था। अचानक उसे अपनी और वीरभद्र की शादी का वो दिन याद आ गया जब किले को ठीक ऐसे ही सजाया गया था। त्रिशला अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक तेज आवाज के साथ एक रोशनी पूरे आसमान में जाकर बिखर गई। त्रिशला कुछ समझ पाती इससे पहले ही कुछ और रंग बिरंगे पटाखे आसमान के सीने पर फट पड़े। आसमान की तरफ निहारती त्रिशला ने ऊंची आवाज में पूछा, दीपावली तो अभी महीनों दूर है, फिर ये आतिशबाजी? सरोज ने हिचकिचाते हुए कहा,
आज महाराज की पसंदीदा पटरानी कामिनी का जन्मदिन है, तो महाराज उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कामिनी का नाम सुनकर त्रिशला के चेहरे पर कड़वाहट आ चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब इन पटाखों से आग बरसने का समय आ गया है। त्रिशला ने कुछ निर्णय लिया और पलक झपकते ही काल कोठरी के दरवाजे की तरफ भागी। उसके पीछे भागते हुए सरोज ने कहा, कहाँ जा रही है महारानी साहब? रुक जाइए, अगर आप भाग गई तो महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब तक सरोज काल कोठरी से बाहर निकलता, त्रिशला काफी दूर निकल चुकी थी। आखिर क्या है महारानी त्रिशला का रहस्य? पोटली में ऐसा क्या था जिसे लेने के लिए त्रिशला काल कोठरी तक आ गई? और ऐसा कौन सा अपमान हुआ था त्रिशला का, जिसकी वजह से वो विक्रमगढ़ का नया इतिहास लिखना चाहती थी? क्या होगा जब वीरभद्र त्रिशला को एक नए अवतार में देखेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।